नमस्ते भारत। हमारा देश दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है और दुनिया भर में फेमस है। यूं ही नहीं, हर साल लाखों की संख्या में लोग दूर दूर से हमारे कल्चर और विरासतें देखने आते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हमारे संस्कृति, सभ्यता और विरासतों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विरासतें होती क्या है। विरासतें हमारी वो मूल्यवान संपत्ति है जो हमें हमारे भूतकाल से मिली है। वो चाहे कोई मंदिर, इमारत, त्योहार, कला या फिर स्वतंत्रता से जुड़ी कोई अनकही कहानी क्यों ना हो, ये सब हमारी विरासत का हिस्सा है, जो हमें बताते हैं हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, उन्होंने क्या काम किया था। पुराणों के मुजब जब भगवान शिव जी ब्रह्मा और विष्णु से क्रोधित हुए थे, तब शिव जी ने ज्योति स्तंभ का रूप लिया था और जहां जहां वो ज्योत पड़ी उन स्थानों पर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। उन्हीं विरासतों में से एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला सोमनाथ महादेव। कहा जाता है इस मंदिर को 17 बार तोड़ा गया था। 1947 में सरदार पटेल द्वारा इसको रिबिल्ड किया गया, इसलिए आज भी मंदिर के ठीक सामने उनका स्टेच्यू है। अगस्त 2021 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मंदिर को लेकर कई सारे प्रोजेक्ट इनोग्रेट किए। उन्हीं में से एक है प्रसाद स्कीम, जिसकी वजह से अब भक्तों को दर्शन करने में पहले जितना परेशान नहीं होना पड़ता और भक्तों के लिए सुविधा सेंटर भी बनाया गया है, जहां पे विजिटर आराम से तैयार हो सकते हैं। और आज लाभ ये हो रहा है कि इन सारी चीजों ने भारत के टूरिज्म को भी एक बहुत बड़ा बल दिया है। भारत की नई पीढ़ी को हमारी उन पुरातन महान परंपराओं को तरफ नए सिरे से देखने का एक आकर्षण बना है। भगवान शिव जी की बात हो रही हो और माँ पार्वती जी को याद ना किया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पीएम श्री मोदी जी ने मंदिर के ठीक सामने माँ पार्वती के भव्य मंदिर को बनाने का काम भी शुरू करवा दिया है। सोमनाथ का ये नया स्वरूप रिप्रेजेंट करता है हमारे बढ़ते आत्मविश्वास और नई ऊर्जा को। असुर दुशाना से लड़ने के लिए भगवान शिव जी ने महाकाल का रूप लिया था। तो अब बात करते हैं उस जगह की जहां महाकाल खुद प्रकट हुए थे। चाहे वो स्कंद पुराण हो या कालिदास का मेघदूत, महाकालेश्वर मंदिर का वर्णन पूरी डिटेल में मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यही ऐसा शिवलिंग है जिसमें लिंग का फेस साउथ डायरेक्शन में है, जो सिग्निफाई करता है गॉड ऑफ डेथ एंड टाइम। हर साल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा यात्रालु यहाँ शिव जी के दर्शन के लिए आते हैं और इसे संभालने के लिए पहले पर्याप्त सुविधा नहीं थी। लोगों के इन्हीं सब सवालों को हल करने के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ के पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। महाकाल लोक में लौकिक कुछ भी नहीं है। शंकर के सानिध्य में साधारण कुछ भी नहीं है। सब कुछ अलौकिक है, असाधारण है, अविस्मरणीय है। जय महाकाल, जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। अब यहाँ पे है ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, क्लीन और चौड़े रास्ते, इलेक्ट्रिक व्हीकल, खाने पीने की व्यवस्था और भी बहुत कुछ। और इतिहास को लोगों के जहन में बनाए रखने के लिए टेक्नोलॉजी का भी अच्छे से यूज किया गया है।
अब बात करते हैं उस विरासत की जो स्वयं भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी है, जहां माता सती ने पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म लिया और शिव जी ने मां पार्वती के साथ अपना घर बसाया था, काशी विश्वनाथ। जीवन मरण के चक्र से अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसका रास्ता केवल एक ही है, बनारस। यही रहते हैं हमारे जग के नाथ श्री काशी विश्वनाथ। मंदिर के चारों तरफ पहले इतनी गंदगी हुआ करती थी कि भक्तों का पवित्र मन से दर्शन करना भी मुश्किल हो जाता था। अगर ये आज की पीढ़ी को हमें दिखाना है तो कहीं गंदगी के पास इतनी बड़ी भव्य व्यवस्था है तो भी हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि वो वही देख करके वो जो देखना चाहिए वो छूट जाता है। गांधी जी ने भी 100 साल पहले काशी के गंदगी की व्यथा व्यक्त की थी, लेकिन मोदी जी के काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट से ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इस प्रोजेक्ट को 32 महीने के रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया है। अब काशी मंदिर सीधा ललिता घाट से जुड़ा है, जहां से गंगा स्नान के बाद सीधा पानी लेके शिव जी को चढ़ा सकते हैं। 20 फीट के कॉरिडोर के साथ एक ग्रांड कोठियार भी मिला है। इस प्रोजेक्ट के बाद काशी की कुछ ऐसी काया पलट हुई कि इसे मिला ग्रांड अवतार, जिसका ये पहले से हकदार था। अब बात करते हैं मोक्षदायिनी नगरी अयोध्यापुरी की। जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म हुआ। क्या आप कभी सोचते हैं हमारे इंडियन कल्चर में माता पिता की सेवा करना, परिवार की जिम्मेदारी उठाना और अपनों का साथ देना, ये सब मूल्यों की नींव किसने रखी? हमारे भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम ने कई साल तक अयोध्या में बिना किसी ऊंच नीच और भेदभाव के बिना राम राज्य चलाया, जिसे आज भी इतिहास का सबसे सुवर्ण काल कहा जाता है। इन सब के बावजूद यहाँ राम जी के लिए कोई मंदिर नहीं था, लेकिन अब ये समय बदलने वाला है। 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी जी ने भूमि पूजन करके इस पावन काम की नींव रखी। ये मंदिर 2.7 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 160 फीट ऊंचा होगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पे होगा गर्भगृह और फर्स्ट फ्लोर पे होगा श्री राम जी का दरबार। ये मंदिर तैयार हो जाने के बाद वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हिंदू मंदिर बन जाएगा। अब बात करते हैं द्वापर युग की वो महागाथा जिसका नाम है महाभारत। कहा जाता है महाभारत में हुए मृत्यु की वजह से पांडव दुखी थे। इस वजह से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव को खोजना चालू किया, जिसके आशीर्वाद से उनका मन शांत हो सके। फिर यहाँ भगवान शिव जी ने उनको दर्शन दिए। जी हाँ, अब बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम की, जो उत्तराखंड में स्थित है। इस मंदिर के गर्भगृह में विराजते हैं हमारे स्वयंभू सदाशिव।
2013 की भयानक बाढ़ ने यहाँ पे ऐसी तबाही मचाई कि यहाँ के घर, बिल्डिंग्स, दुकानें पानी में बह गए। 6000 से भी ज्यादा लोगों की जानें गई। हालांकि मुख्य शिवलिंग को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, पर बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से मंदिर के कैंपस को काफी नुकसान हुआ था और इस मंदिर का वापस से खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, तब उन्होंने इस मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। बर्फबारी के बीच भी मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो गया। आज जो कुछ भी काम हो रहा है उसमें धार्मिक गतिविधि के लिए सरकारी खजाना उपयोग नहीं जा रहा है, व्यवस्थाओं के लिए विकास किया जा रहा है, ताकि मेरे देश के नागरिक का जो हक है, जो सुविधा पाने का उसका अधिकार है, उसको अधिकार मिलना चाहिए। शंकराचार्य जी ने भारत की चेतना में फिर से प्राण फूके और हमें हमारी आर्थिक परमार्थिक उन्नति का मंत्र बना दिया, जो आज का केदारनाथ का नया रूप दिखाता है नए भारत को, जो अपनी पहचान पे खुल के गर्व कर सकता है। भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, यहाँ पे जो भी आया उन्होंने हमें जी भर के लूटा, लेकिन अब वो लूटी हमारी विरासतें वापस लाके एक जगह सुरक्षित रखी जा रही है। जी हाँ, वो जगह है पुराना किला। ये दिल्ली के मशहूर फोर्ट्स में से एक है। यहाँ पे हमारी पुरानी मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स को संभाल के रखा गया है। क्या आपको पता है हमारे भारत की मूर्तियां, एंटिक्स दूसरे देशों में इलीगली स्मगल होती आई है। 2014 से लेके आज तक हम 229 मूर्तियां वापस ला चुके हैं। ये सब इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज हमारे विरासतों को जीवित रखना चाहते हैं। इस गैलरी में 400 से भी ज्यादा प्राचीन वस्तुएं हैं, जो प्राचीन काल से लेके आज के मॉडर्न पीरियड तक के हैं, जिसमें मूर्तियां, सिक्के, पेंटिंग्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स शामिल है। भारत की पहचान है भारत की आध्यात्मिक विरासत। भारत में समाज जीवन को जोड़ना, समाज जीवन को समयानुकूल परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करना, इन सब में हमारी सांस्कृतिक धारा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्हीं सब प्राचीन चीजों का प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन का काम देखती है, जिससे सारी प्राचीन वस्तुएं वापस आ सके और हम हमारे इतिहास को देख और महसूस कर सके। बीसवीं सदी में भारत की आजादी के लिए कईयों ने अपनी आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाजों को दबा दिया गया। विनायक दामोदर सावरकर, गणेश दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, देवांग सिंह, जिसे सब जानते हैं, और ऐसे कई फ्रीडम फाइटर के नाम जिसे कोई नहीं जानता। वो सब देश के लिए इसी सेल्स में अमानवीय परिस्थिति में जिए और मरे। सेल्यूलर जेल हमारे इतिहास का वो काला पन्ना जिसे पढ़ना जितना मुश्किल है उतना ही उसे जानना भी जरूरी है। अंडमान निकोबार
पर सेल्यूलर जेल ऐसे ही खंडहर पड़ा रहे तो देश की नई पीढ़ी को हमारे पूर्वजों ने क्या यातनाएं झेली थी कैसे पता चलेगा। इस जेल में 396 सॉलिटरी सेल्स, 3 फ्लोर और 7 विंग्स है। जो फ्रीडम फाइटर्स हंगर स्ट्राइक करते उन्हें फोर्स फीड कराया जाता। यहाँ के ऑयल मिल शरीर के साथ आत्मा को भी तोड़ते। कभी 87 वीरों को एक साथ फांसी दी गई और कभी टॉर्चर करने के लिए नए नए तरीके आजमाए जाते। इन सब टॉर्चरमेंट के बावजूद हमारे वीरों ने सुख दुख बिना किसी बात की परवाह करे बगैर अंग्रेजों के सामने लड़ते रहे। उन सब वीरों में सबसे पहला नाम आता है विनायक दामोदर सावरकर जी का, जिनको मोदी जी ने खुद यहाँ आके श्रद्धांजलि दी थी। अब आज सेल्यूलर जेल का पुनर्निर्माण हुआ, टूरिस्ट जाते हैं तो वो प्रेरणा लेकर के आते हैं, अच्छा जिस आज़ादी का सांस मैं ले रहा हूँ, मेरे आज़ादी के सांस के लिए इन लोगों ने इतना कष्ट झेला था, उनको प्रेरणा मिलती है। पोर्ट ब्लेयर में सेल्यूलर जेल ही नहीं, रोज आइलैंड की भी दिलचस्प कहानी है। भारत के स्वतंत्र संग्राम की बात आए और हमारे नेताजी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं उन्होंने आजाद हिंद फौज की नींव रखी, जिसने 1942 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को आजादी दिलवाई। जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो काम आजादी के 7 दशकों बाद 30 दिसंबर 2018 को हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेताजी की इस विरासत को सम्मान देते हुए उन्होंने नील आइलैंड का नाम बदल के शाही द्वीप और हेवलॉक आइलैंड का नाम बदल के स्वराज द्वीप रख दिया। और नेताजी की 126वीं जयंती पे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान एंड निकोबार के 21 द्वीप के नाम बदल के परमवीर चक्र विजेता के नाम पे रख दिया।